जी तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था। बायोकेमिस्ट्री क्या है उसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि ये लिविंग सिस्टम के अंदर उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जिसमें हम डिफरेंट पाथवेज को भी टारगेट करते हैं। यानी लाइफ की जो केमिस्ट्री है, चाहे वो कंपोजिशन है, चाहे वो किसी फंक्शन के साथ लिंक्ड है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ हमने इस डेफिनेशन को समझने के बाद फौरी तौर पे अपनी डिबेट शिफ्ट की थी कि बायोकेमिस्ट्री का इम्पैक्ट क्या है, हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं। और जी आ जाओ, कुछ एप्लीकेशंस हमने आइडेंटिफाई की थी कि इन सेक्टर्स या इन एरियाज के अंदर बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमें कैसे हेल्प कर सकता है। आल्दो ये अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ऑब्वियसली जब आगे जाके आप लोग हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इन सबको पढ़ोगे तो तब आप ज्यादा डिटेल में समझ सकोगे इन पॉइंट्स को, जो कि मैंने कुछ हद तक 1 से 2 लाइन के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर आपको पिछले लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन सिर्फ आप लोगों की वो भी बेस बनाने के लिए कि ये आपको आगे वाले सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, मैंने इन पॉइंट्स को वहां पे डिस्कस। उसके बाद हमने इन इम्पैक्ट या एप्लीकेशंस को डिस्कस करने के बाद कहा था कि अगर हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर लाइफ को पढ़ना है, लाइफ की केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पाथवेज को पढ़ना है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लाइफ को, लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करना है। हमें वो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो कि अगर किसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगी तो हम कहेंगे कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो हमने अपना लेक्चर एंड इन पॉइंट्स के ऊपर किया था कि क्या फीचर्स हैं किसी भी लिविंग सिस्टम के। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा फाउंडेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फाउंडेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री का नेम जो है वो आपको ये बता रहा है कि हमने लाइफ की केमिस्ट्री पढ़नी है और फाउंडेशंस मीन कि किन किन फाउंडेशंस के ऊपर हम लिविंग सिस्टम की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। यानी सेलुलर लेवल पे देखेंगे, सेलुलर लेवल पे कंपेयर करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सेल्स हो सकते हैं। लाइफ को पढ़ना है ना, तो लाइफ चूंकि स्टार्ट होती है सेल से, तो हम कौन सी फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, सेलुलर फाउंडेशन से, कि ओके अगर लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सेल है, तो सेलुलर फाउंडेशन पे हम किस तरह से लाइफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस तरह से सेलुलर लेवल पे सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या सेल एक ही तरह का है, क्या उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकते हैं। तो ये जो एक कंपैरिजन होगा लाइफ का, ये हम कहेंगे कि ये हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, कहाँ पे, सेलुलर लेवल पे, सेलुलर फाउंडेशन पे। ये सबसे पहला स्टेप है। देन इससे थोड़ा सा आगे मूव करें तो हम चलते हैं टुवर्ड्स केमिकल फाउंडेशन। हमने एक सेल को तो देख लिया, तो ये आपके पास एक यूकेरियोटिक सेल है और यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, उस पे हम बाद में जाएंगे। बट ये एम्प्टी कोई स्पेस नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। लाइफ है ना, जो भी लाइफ की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक यहाँ पे डुप्लीकेशन भी हो रही है, असेंबली भी हो रही है, कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर भी मेंटेन किया हुआ है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि सेल्स के अराउंड एक कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें लिपिड जो है वो असेंबली की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनके दरमियान मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एम्बेड हुए होते हैं। तो ये एक मैंने आपको बताया कि सेल इटसेल्फ कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपने अगर लाइफ को स्टडी करना है तो सिर्फ सेलुलर फाउंडेशन पे नहीं रहना, सेल के सिमिलैरिटी डिफरेंसेस तक देखना, आपको केमिकल फाउंडेशन पे जाना है, देखना है उसमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो किससे मिलके बने हैं, उनका क्या फंक्शन है, कहाँ पे किस कंपार्टमेंट में कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और क्या काम करते हैं। यानी हमें पूरी तरह से एक केमिकली
उनको एनालाइज करना है, उनको देखना है कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। सो जो दूसरा लेवल हम देखेंगे या फाउंडेशन होगी वो कौन सी होगी? केमिकल फाउंडेशन। थर्ड फाउंडेशन की तरफ अगर आए, इट विल बी फिजिकल फाउंडेशन। फिजिकल फाउंडेशन में हम क्या देखेंगे? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, बेशक वो केमिकल प्रोसेसेस हैं, लेकिन प्रोसेसेस बेशक केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर लें, टीसीए साइकिल की बात कर लें, तो बेशक ये केमिकल प्रोसेसेस हैं, लेकिन इनकी वजह से ये बहुत से फिजिकल लॉस को भी ओबे करते हैं। इनकी वजह से एनर्जी अपनी फॉर्म्स चेंज करती है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है, सपोज ग्लूकोज की एग्जांपल करें, अगर इसको कंसीडर करें तो डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन से 30 32 एटीपीज बनाता है। वो एटीपीज बाद में हमारी बॉडी को मूवमेंट या डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। तो फिजिकल प्रोसेसेस में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के सेल्स एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको यूज करते हैं, उससे कन्वर्ट करते हैं। तो सेलुलर फाउंडेशन तक नहीं रहेंगे, हम केमिकल और फिजिकल फाउंडेशन में जाके सेल की फंक्शनिंग तक को टारगेट करें। नेक्स्ट हमारे पास फाउंडेशन आएगी फोर्थ वन, जेनेटिक फाउंडेशन। यहां तक हमें समझ आ गया कि एक सेल कंप्लीट इंटैक्ट किस तरह से काम कर रहा है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, कैसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, यूज करता है, वर्क परफॉर्म करता है। फिर हम आते हैं जेनेटिक फाउंडेशन की, उसको डिक्टेट कौन कर रहा है, उसमें जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो किसके कंट्रोल में है? डीएनए। जो डीएनए प्रेजेंट है वो कैसे एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, कैसे वो प्रोटीन्स की एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, वो लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है, होमियोस्टेसिस को कैसे मेंटेन करता है। तो ये जो फाउंडेशन होगी, ये कौन सी फाउंडेशन होगी? जेनेटिक फाउंडेशन। तो हम इन चार फाउंडेशंस के ऊपर पूरी तरह से जो सेल है, जो लाइफ है, उसकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए बायोकेमिस्ट्री को मेजरली इन 4 फाउंडेशंस के ऊपर जो है वो स्टडी किया जाता है। अब इसमें एक लास्ट आप लोगों के सामने ऑप्शन है, एवोल्यूशनरी फाउंडेशन। जी अब जो बिल्कुल लास्ट आपके पास फाउंडेशन है, ये कौन सी फाउंडेशन है? एवोल्यूशनरी फाउंडेशन, व्हिच मींस इट क्योंकि सेल बिल्कुल ठीक तरह से सब फाउंडेशंस पे काम करता जा रहा है, बट अगर हम आज के जो सेल्स हैं इनका कंपैरिजन करें अपने इंसेस्टर्स के सेल्स के साथ, तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि सेल्स में एक प्रॉपर्टी या लाइफ में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो चेंज हो सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ अडैप्टेशंस आती हैं, कुछ एलिमिनेशंस हो जाती हैं, कुछ एडिशंस होती हैं, कुछ डिलीशंस होती हैं। तो एक सेल जैसा वो अपने बर्थ के टाइम था, जरूरी नहीं कि जब तक लाइफ चल रही है वो वैसा ही रहेगा, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली चेंज आता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो एवोल्यूशनरी फाउंडेशन के ऊपर हम कंपेयर करते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से सेल्स जो है वो टाइम पीरियड के साथ जो है वो चेंज हो रहे हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इनको चेंज होने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लाइफ को हम कितनी सेक्शंस, कितने डोमेन्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे देखिए कि आपको ये पता है कि बॉडी के अंदर टू सेट्स ऑफ रिएक्शंस चलते हैं, कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शंस। फिजिकल फाउंडेशन में एक्चुअली हम ये देखते हैं कि कितना स्पॉन्टेनियसली कोई रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिएक्शन किस सिनेरियो के अंदर, किस कंडीशन के अंदर ट्रिगर होता है। दर्द से ही आएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल बायोएनर्जेटिक्स में मोस्टली आती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमने एक टाइम पे अपनी डाइट को ग्लूकोज से शिफ्ट कर दिया प्रोटीन के ऊपर, तो उस टाइम पे आपकी जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने वाली एंजाइम्स है वो इनएक्टिव रहेंगे और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा, और जो एनर्जी वहां पे रिलीज होगी क्वांटिटेटिवली वो डिफरेंट होगी इस एनर्जी से जो ग्लूकोज से मिलती है। अब दूसरी तरफ प्रोटीन को कंप्लीटली मेटाबोलाइज करने के लिए कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि एनर्जी को डिमांड करते हैं, उन्हें एटीपी की जरूरत होती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की जो थर्मोडायनामिक
हम कैलकुलेशन करते हैं, ये फिजिकल फाउंडेशन में आते हैं कि कोई पाथवे कितना स्पॉन्टेनियस है, कोई पाथवे किस कंडीशन में चलेगा, किस कंडीशन में रुक जाएगा। ठीक है, सो रिएक्शन फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, किस कंडीशन में पॉसिबल है, किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ये सारी चीजें उस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो एक्चुअली आप लोग पढ़ते हैं ना EC3 में, जो थर्मोडायनामिक्स की फिजिक्स है, ये जब हम लिविंग सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं इसकी फिजिकल फाउंडेशन अप्लाई। इसमें वो चीजें आ सकती हैं, वो फिनोटाइप जो आप बता रहे हैं ना, वो एक्चुअली हमारा एक एक्सप्रेशन है, वो आप जेनेटिक फाउंडेशन की तरफ आ जाए। फिजिकल फाउंडेशन में हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी इनपुट, एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, उसका कितनी क्वांटिटी यूज होती है, कितनी क्वांटिटी बच जाती है, बॉडी इसको कैसे मैनेज करती है, फैट्स कहाँ स्टोर होगी, ये सारी जो चीजें हैं ये कहाँ पे आएगी, फिजिकल फाउंडेशन। बिल्कुल, इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा जो रोल होगा वो किन चीजों के ऊपर होगा, एनर्जी अपसेट। ये फाउंडेशन क्लियर है, तो हम इसको स्टार्ट करें। जेनेटिक फाउंडेशन के अंदर जी ओके जी, आपने जेनेटिक फाउंडेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। जेनेटिक फाउंडेशन में ये होगा कि एक सेल किस तरह से अपने डॉटर सेल को बनाता है, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेट होना, सेल साइकिल का चलना, उसके बाद जो नया सेल बनता है वो कितना अपने पेरेंट सेल से मिलता है, उसमें कितनी आइडेंटिटी है, कितनी उनमें डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें हम जेनेटिक फाउंडेशन के अंदर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक डिजीजेस कि अगर डीएनए में ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कोई म्यूटेशन होती है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो जेनेटिक जो फाउंडेशन है वो बहुत वास्ट है, उसमें आगे जेनेटिक डिजीजेस भी आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर फाउंडेशन से। सबसे पहली फाउंडेशन हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, सेलुलर फाउंडेशन। तक हम लोग स्लाइड से कवर करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है डायग्राम्स की हेल्प से। तो ये तो हमें पता है कि किसी भी लिविंग सेल का किसी भी लिविंग सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है जो कि उसकी लाइफ को सपोर्ट करता है, चाहे वो स्ट्रक्चर के हवाले से या फंक्शन के हवाले से है, वो क्या है, सेल है। तो इसका मतलब है जहां लाइफ है वो कहां से स्टार्ट हुई है, सेल से स्टार्ट हुई है। सो एक्चुअली हमारे पास जो डोमेन्स हैं बेसिकली वो 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं लाइफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम इनिशियली लिविंग सिस्टम्स को या लाइफ को 3 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सॉरी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनके अंदर हम ब्रॉडली लाइफ को डिवाइड करते हैं, बट इट डजंट मीन कि इनके अलावा कोई और फॉर्म नहीं है। ये 3 मेजर डोमेन्स हैं, 3 मेजर क्लासेस हैं जिसकी सब क्लासेस हो सकती हैं, बल्कि हैं। जैसे आपके पास पहली क्लास है बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। यानी ये 3 वो डोमेन्स हैं जहां से लाइफ को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी हद तक डिफरेंट है, इसलिए हम इनको एक क्लास के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इनकी फर्दर सब डिविजन्स हो सकते हैं। सो इट मींस कि यस, सेलुलर फाउंडेशन से लाइफ को पढ़ा जा सकता है, बिकॉज सेल एक तरह का नहीं। ठीक है, सेल की मल्टीपल टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमें जो बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है वो सेलुलर फाउंडेशन पे करना है कि जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इनमें क्या डिफरेंसेस है। जैसे बैक्टीरियल सेल यूकेरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है, या यूकेरियोटिक सेल जो है वो आर्कियल सेल से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, सो पहली फाउंडेशन आपके पास कौन सी होगी, सेलुलर। जी, अब यहाँ पे आप जस्ट फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया की फर्दर सब क्लासेस हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, ग्राम नेगेटिव हो सकता है, सल्फर को यूज करने वाले बैक्टीरियाज हो सकते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हेलोफाइल्स होंगे जो सॉल्ट वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इट मींस कि अगर हम किसी एक भी सेल को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी आगे से डिफरेंट सब डिविजन्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है, जिनको हमने देखना है कि इसके अंदर होने वाले रिएक्शंस दूसरे से कैसे डिफरेंट है। जैसे
वो बैक्टीरिया जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान या फिर अपनी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसके दौरान यूज करते हैं ऑक्सीजन को, वो डिफरेंट है, और वो जो सल्फर को यूज करते हैं वो डिफरेंट है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी आप लोगों के लिए हजम करना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम फेमिलियराइज होना बेहतर है, ताकि आगे जब हम इस पर डिस्कशन करें तो आपको पहले टर्मिनोलॉजीज का पता। एक डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए कि अगर एक डोमेन है तो इट डजंट मीन कि उसके अंदर सारे सेल सेम होंगे, नो। जैसे बैक्टीरिया आपके पास एक डोमेन है ना, एक डोमेन ऑफ लाइफ है, उसमें मैंने एग्जांपल दी, ग्राम पॉजिटिव भी आएंगे, ग्राम नेगेटिव भी आएंगे। तो इस एग्जांपल से आप लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हो कि बेशक इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर को देखते हो तो सब बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आपको इस तरह से न्यूक्लियाइड नजर आएगा, सब बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आपको इस तरह से सेलुलर एनवेलप नजर आएगा, सब बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आप लोगों को ऑर्गेनेलिज भी इस तरह से नजर आएंगे जो कि नॉर्मली एक कांस्टेंट फीचर है, बट स्टिल उनकी जो सेल वॉल कंपोजिशन है उसमें वेरिएशन की वजह से देयर आर सम बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव हैं एंड देयर आर सम बैक्टीरिया जिनको हम कौन सी क्लास में डिवाइड करते हैं, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर एक्चुअली क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। आप लोगों को शायद ये क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये जो सेंट्रल आप लोगों को लेयर नजर आ रही है ये कंपैरेटिवली थिक है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है ये एक थिक लेयर है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर यहाँ पे आपको बिल्कुल एक स्मॉल सी लेयर नजर आ रही है, तो इनकी थिकनेस डिफरेंट है जिसकी वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी चेंज है। देन अगर हम बैक्टीरिया को कंपेयर करें आर्किया के साथ, काफी हद तक इनमें सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे डिफरेंस आपको एक नजर आ रहा है कि इसमें प्योर पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं है, इसमें सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट। इससे पहले मैंने एक यूज किया है पेप्टिडोग्लाइकेन और अब मैंने एक वर्ड यूज किया है सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन। एक्चुअली जो बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, N-acetyl म्यूरेमिक एसिड एंड N-acetyl ग्लूकोजामाइन। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो ग्लाइकन चेन्स हैं इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, N-acetyl म्यूरेमिक एसिड एंड N-acetyl ग्लूकोजामाइन। जबकि यहाँ पे जो ग्लाइकन चेन है उनमें इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। एक कंपोनेंट सिमिलर रहेगा, दूसरा कंपोनेंट चेंज हो सकता है, तो ये एक डिफरेंस आ गया ना कि ये आपके पास ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, बल्कि ये कौन सी पेप्टिडोग्लाइकेन है, सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन है। इट मींस कि 100% दोनों की कंपोजिशन सेम नहीं है, उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसको एक बार आप लोगों ने देख के आना है, डिफरेंस बिटवीन पेप्टिडोग्लाइकेन एंड सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन। इनमें मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है कि आप लोगों के पास N-acetyl glucosamine and N-acetyl म्यूरेमिक एसिड। ये मैंने स्लाइड्स में नीचे नोट्स में ऐड किया हुआ है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रू सेल वॉल के अंदर, ठीक है। और जो सूडो आपकी है पेप्टिडोग्लाइकेन उसके अंदर इनमें से एक कंपोनेंट मैंने कहा है कि जरूरी नहीं कि वो वैसा हो, वो चेंज हो सकता है, एक कंपोनेंट वेरी कर सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि देखने में तो हमें ये बिल्कुल ग्राम पॉजिटिव जैसी लग रही थी ना, इसमें भी ठीक पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट है। अगर आप इस फिगर को कंपेयर करें ये ऊपर वाली फिगर के साथ, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही है। यहाँ से जो ग्राम पॉजिटिव की फिगर है बिल्कुल वैसी फिगर मुझे आरटीआर की लगी है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मैंने बताया कि एपरेंटली देखने में बेशक तो सेम लग रही है कि पेप्टिडोग्लाइकेन की थिकनेस दोनों में ज्यादा है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी है वो सेम नहीं है।
वो इसके अंदर डिफरेंट है और उसके अंदर डिफरेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड डोमेन ऑफ लाइफ के ऊपर, व्हिच इज यूकेरियोट्स। इनके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि सेल बायोलॉजी के अंदर आप सेल्स को काफी डिटेल में ऑर्गेनाइज के साथ पढ़ चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमारा मेजर कंसर्न बायोमोलिक्यूल्स के साथ है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है उसके अंदर मुझे ये क्लियर करना है कि बायोकेमिस्ट्री को हम किन किन फाउंडेशन को पढ़ें। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक इस कोर्स की डिमांड है ना, वो केमिकल फाउंडेशन है, और बायोकेमिस्ट्री 2 के अंदर जो हमारी डिमांड होगी वो फिजिकल फाउंडेशन होगी। जेनेटिक फाउंडेशन आप लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, एवोल्यूशनरी फाउंडेशन आप एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ सकते हैं, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका थोड़ा सा लिंक आ जाता है कि हम फाइलोजेनी देखते हैं। सो इन दो फाउंडेशंस केमिकल और फिजिकल को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। सेलुलर फाउंडेशन ऑफ लाइफ आप सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह की आप लोगों का एक समरी है कि आप अगर लाइफ साइंसेज में हैं तो वहां पे डिफरेंट कोर्सेज आपको लिविंग सेल्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर थर्ड डोमेन की तरफ आए यूकेरियोट्स की तरफ, तो इसमें आपके पास वी ऑल नो कि बैक्टीरिया से बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, जेनेटिक मटेरियल बहुत कंपोज्ड वे में प्रेजेंट होता है, उस तरह से नहीं होता जैसे कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है। फिर एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स आ जाते हैं, दो मेजर टाइप्स, जिसमें एनिमल सेल्स नॉर्मली उस तरह से कवर्ड नहीं होता सेल वॉल से जैसे प्लांट सेल होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्पेशलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड आपके पास डोमेन ऑफ लाइफ है वो कौन से सिस्टम से बिलोंग करती है? यूकेरिया से। ठीक है, सो यूकेरिया या यूकेरियोट्स में आप एज एन एग्जांपल बता सकते हैं कि इसमें आपके पास एनिमल सेल है सोफिस्टिकेटेड जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज, और एक मल्टी जो आपके पास जो है वो फंक्शनल आप इसको कह सकते हो मल्टी फंक्शनल सेल टाइप है, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनेली जो है वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि अल्टीमेटली सेल के फंक्शन को अकम्प्लिश करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो यूकेरिया में आपके पास प्लांट एनिमल ये दो मेजर सेल टाइप्स आ सकती हैं। मैंने डायग्राम इसलिए बताया कि ये इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा आपको इसके बारे में करने की जरूरत नहीं इस कोर्स के लिए। देन एक तो हमने ये कहा कि आपके पास जो है सेल्स, जी आपका नेम अब्दुल का नाम, मेजर डिफरेंस यही है। इसलिए आपसे कहा कि आप उसको एक बार पढ़ के नहीं आओगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई पॉइंट इसमें मेरे माइंड में नहीं है तो वो निकाल सके। सुडो और जो टू पर्टिकुलर ग्लाइकेन है, जहां तक मुझे याद है उसमें डिफरेंस है उनकी केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन या बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हम प्रोटीन्स को कहते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं दोनों, और उनमें पेप्टाइड क्रॉसिंग है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट दोनों में सेम नहीं है, एक सेम हो सकता है और दूसरा जो है वो डिफरेंट। ओके, सो जब मैंने सेल्स की बात की तो मैंने ये कहा कि सेल एक तरह का नहीं है, सेल एक से ज्यादा टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यूकेरिया से डिफरेंट है, यूकेरिया का स्ट्रक्चर आर्किया से डिफरेंट है, बट एक और भी डिवीजन है, एक और भी क्लासिफिकेशन है जिसकी बेस पे हम सेल्स को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, और वो है कि उनका मोड ऑफ गेटिंग एनर्जी। जैसे दो ग्रुप्स के अंदर हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, आर्कियल सेल है, यूकेरियल सेल है। अगर तो वो अपनी फूड खुद बना सकता है सोलर एनर्जी को यूज करते हुए तो वो एक क्लास से बिलोंग करेगा ऑटोट्रोफ्स, और अगर वो अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट है अदर ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ऑटोट्रोफ्स के ऊपर, तो तब वो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? हेटेरोट्रोफ्स। इट मींस कि सेल को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, सेल को स्टडी करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे हम एक सेल को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उनके डिफरेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डोमेन्स हैं जिनकी बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं सेल को, लेकिन यहाँ पे डिवीजन का क्राइटेरिया केमिकल डिफरेंसेस नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि डिवीजन का क्राइटेरिया क्या है? डिफरेंस इन देयर एनर्जी सोर्सेस। उसकी बेस पे कितनी डिवीजन आएगी? 2 डिवीजन। कौन कौन सी? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। यहाँ तक हमारी सेलुलर फाउंडेशन कंप्लीट हुई। अब हम मूव करते हैं सबसे
मेजर फाउंडेशन के ऊपर, और इससे मैं ज्यादा फोकस भी करूंगी और आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोगों ने इस पे अटेंटिव भी रहना है, और अगर आगे स्ट्रक्चर्स वगैरह आते हैं तो वो आप लोगों ने साथ साथ ड्रॉ करें। सेकंड हमारे पास फाउंडेशन आ जाती है केमिकल फाउंडेशन। अब हम देखते हैं कि अच्छा जो तीन डोमेन्स हैं, तीन टाइप्स ऑफ सेल्स हैं मेजर, वो किस केमिकल, उनमें कौन सी केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल कंपोनेंट्स उनमें प्रेजेंट हैं, कितनी कितनी क्वांटिटीज में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं और कितनी क्वांटिटी में जरूरी है। यानी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कौन से केमिकल्स कितनी कंसंट्रेशन में एक लिविंग सेल को चाहिए। ठीक है, so, इस बेस पे हम क्या करते हैं, टू मेजर कैटेगरीज में इन केमिकल्स को डिवाइड करते हैं। सम आर ट्रेस एलिमेंट्स एंड सम आर बल्क एलिमेंट्स। अब बल्क एलिमेंट्स में जैसे आपको यहाँ पे पिंक में हाईलाइट हुए हुए एलिमेंट्स हैं, उनके नेम्स में यहाँ पे लिखती हूँ। एक तरफ आपके पास आ गया बल्क एलिमेंट्स की बात, इसमें आ गया हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन को बाद में हम करते हैं, इससे पहले हम करते हैं जो बेसिकली 6 एलिमेंट्स हम नॉर्मली पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। नॉर्मली तो इससे पहले यही पढ़ते हैं ना कि ये बताना है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन मैंने अभी ये 6 लिखे हैं। ठीक है, कैल्शियम भी इस लिस्ट में आता है। ये 6 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं। नॉर्मली ये 6 एलिमेंट्स कहे जाते हैं कि ये बल्क एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे इस क्लास के अंदर आपको इसके अलावा क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन भी नजर आएगा। भी सब बल्क में ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी को बल्क में चाहिए। हाँ, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने क्या कहा है, बल्क एलिमेंट्स। और दूसरी तरफ हम 3 से 4 एग्जांपल्स लिख लेते हैं ट्रेस एलिमेंट्स की। सारे नहीं लिखूंगी, लेकिन ट्रेस एलिमेंट्स जिसमें आ जाते हैं मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, और इसके अलावा आयरन की दोनों स्टेट्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम मोलिब्डेनम। बार्ट भी आ सकता है, कॉपर भी आ सकता है, यस काफी सारे इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं सिर्फ अपनी बात को कन्वे करने के लिए। मैं इस पॉइंट से क्या चीज जो है वो कंक्लूड करने जा रही हूँ। पहले तो ये हम कितने काफी हैं, बाकी स्लाइड्स में अमोनिया एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड में जाएगा ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये स्लाइड से आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो मैं चीज डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि हमने केमिकल फाउंडेशन को स्टार्ट करने से पहले ये देखा कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए और हमें ये पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, हाई कंसंट्रेशन में चाहिए, इसलिए उनको हमने कौन सी क्लास में रख दिया, बल्क एलिमेंट्स। और कुछ ऐसे हैं जो कि अगर कम क्वांटिटी में भी मिलेंगे तो बॉडी जो लाइफ है उसके प्रोसेसेस चलते रहेंगे, वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, ट्रेस एलिमेंट्स। अब इनमें बल्क एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर नजर आएगा। आगे जाके जब आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नजर आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो क्लियर हो सके। अगर मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने बताए हैं, काफी हद तक ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें नजर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के अंदर। और हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं
तो हर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड जो कि वहां पे लाइफ को सपोर्ट करता है। एक एग्जांपल है, इस सेल के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मिलकर बनी है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से। इसका मतलब है वहां पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन प्रेजेंट है। हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हर सेल को मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, वहां पे ये एलिमेंट्स है। तो इनका बल्क एलिमेंट होना तो समझ आता है, क्योंकि इनके बगैर बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह सकता, फंक्शन भी नहीं और स्ट्रक्चर भी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने होते हैं? मोनोसेक्राइड से ना। और मोनोसेक्राइड्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मल्टीपल पोजीशन पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो यस, हमने आइडेंटिफाई किया कि जो ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके स्ट्रक्चर में बहुत से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये तो ऑब्वियसली बल्क एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमारी अगर बॉडी के मल्टीपल सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो हर एक कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। सो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में चाहिए। तो ये एक बल्क एलिमेंट हो गए। ठीक है, ये 3 बल्क एलिमेंट हो गए। उसके बाद हम मूव करते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स किससे मिलके बनी है? अमाइनो एसिड। किसी एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ आर चेन है जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। चेंज भी हो सकता है लेकिन ये भी होगा। सो अमाइनो एसिड के अंदर भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर नजर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें लिपिड्स की, लिपिड्स किससे मिलके बने हुए हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, परेशान नहीं होना, ये आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए नहीं है, जब करने होंगे तो मैं कहूंगी कि आपने ड्रॉ करने, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास चला गया अमाइनो एसिड। अब अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की, तो लिपिड्स मिलके बनी है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और यहाँ पे इसके साथ ईस्टर बॉन्ड बनता है किनका? फैटी एसिड का, जो कि क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो इनमें आर हाइड्रोकार्बन चेन है। तो यहाँ तक अगर मैं इतनी एग्जांपल से ही समझाऊं तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये बल्क एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि ये काफी सारे सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको ये बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स चाहिए। और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। इन एलिमेंट्स को बल्क एलिमेंट्स क्यों कहा गया? इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि सेल्स के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम के अंदर होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एलिमेंट्स हर सेल के लिए जरूरी है। जैसे अगर आप सोडियम और पोटेशियम पॉम्प्स को माइंड से रखो, तो उस केस में मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन होना जरूरी है। और हर सेल के पास ये पंप्स हैं, हर सेल में ये फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा अगर ये अवेलेबल नहीं हो। कैल्शियम की बात करें तो बॉडी का जो बेसिक मैस है वो बोन सेल्स बनाती है, तो उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। तो जितनी बोन सेल्स होंगी उतना कैल्शियम भी चाहिए होगा। इसके अलावा कैल्शियम सिर्फ बोन्स की हेल्थ के लिए जरूरी नहीं होता, कैल्शियम हमारी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट सिग्नल मॉलिक्यूल भी है। इवन एक एग्जांपल से बताऊंगी कि सिग्नल मॉलिक्यूल कैसा है। पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वहां पे इंसुलिन को रिलीज कराने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम में सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं करना है, बहुत से सिग्नलिंग पाथवेज को भी रेगुलेट करना है। इस टाइम इस हार्मोन को सिक्रीट होना चाहिए या इसको सिक्रीट नहीं होना चाहिए, उसे कौन कंट्रोल करता है? कैल्शियम।
तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके बल्क एलिमेंट्स हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह सेल के स्ट्रक्चर या फंक्शन को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बोर तो नहीं हो गए जी? इसमें मैं आयरन को भी साथ लेके चलूंगी। एक क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पे मैग्नीशियम को ट्रेस एलिमेंट में लिखा है, जैसे प्लांट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो पहली बात ये याद रखनी है कि प्लांट के सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी नहीं करते। मेसोफिलिक सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सो ये एक उस तरह से बल्क में नहीं होगा। अगर आप बात करते हो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की जिसमें आयरन प्रेजेंट है, तो अगेन एक आयरन का एटम जो है वो पूरी उस टेट्रामेरिक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकता है। वो जब तक उसकी हाफ लाइफ रहेगी, यानी अगर 120 या उससे ज्यादा दिन तक आपके सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट है, तो तब तक आयरन डेफिशिएंट आप नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वो एलिमेंट ट्रेस एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे जो कि बॉडी को इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते। जैसे मैंने अभी बताया कि हीमोग्लोबिन में सिर्फ आयरन का एक एटम चाहिए, तो इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बॉडी को ये एक्सेसिव अमाउंट में भी नहीं चाहिए होते। अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी इनका टेक करो तो सेलुलर जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, सो ये सारे एलिमेंट्स जो कि बल्क में नहीं चाहिए वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ट्रेस एलिमेंट्स की कैटेगरी। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर जो केमिकल फॉर्मेशन है उसमें दो तरह के केमिकल्स होंगे, बल्क एंड ट्रेस केमिकल। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ये एलिमेंट्स अगर मैं बल्क एलिमेंट्स की बात करूं, कार्बन अकेला प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन अकेला प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन अकेले प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पे इस एग्जांपल से इस चीज को समझ सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखी है, इस एग्जांपल से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि लिविंग सिस्टम के अंदर ये बल्क एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होके कोई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा जो आपका बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सेल्स का। सो ऐसा नहीं है कि कार्बन का ढेर लगा हुआ है, हाइड्रोजन वैसे पड़ी है, उसका तो कोई फायदा नहीं है। हमने लाइफ की इंपॉर्टेंट फीचर ये पढ़ा था कि उनमें असेंबली की प्रॉपर्टी होती है, वो अपने जो केमिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको सेल्फ असेंबल कर सकते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट से कोई ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो इससे अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर हमने इन बल्क एलिमेंट्स को पढ़ना है तो इंडिविजुअल पढ़ने का फायदा नहीं, हमें उन फॉर्म्स को पढ़ना है जिन फॉर्म्स के अंदर ये सेल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप इस टेबल से देख सकते हो कि केमिकल फाउंडेशन में हम इन फॉर्म्स के अंदर इन केमिकल्स को स्टडी करते हैं। सल्फर मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टीन और इसके अलावा जो मिथ्योनियम अमाइनो एसिड है ना, उनके अंदर प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड। और ये प्रोटीन्स की जो 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है ना, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सल्फर उस हवाले से इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स के अंदर ये बेसिकली प्रेजेंट होता है। ओके, सो अगर हमने केमिकल फाउंडेशन को पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री की केमिकल फाउंडेशन को स्टार्ट करना है, तो हमें उन बल्क मॉलिक्यूल्स को, उन बल्क कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स को टारगेट करना है जिनके अंदर ये बल्क एलिमेंट्स हैं। जैसे सबसे ज्यादा हमारे सेल्स के अंदर कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, वाटर, और वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो हम सबसे पहले किस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, वाटर को। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो वाटर पे होगा। देन हम मूव करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, अमाइनो एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से मिलके बने हैं। तो अगर हमने इन बल्क एलिमेंट्स को देखना है, इनको अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हम किसको टारगेट करेंगे, प्रोटीन्स को। देन न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको
ठीक है। सो अब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस करने की बजाय उन बायोमोलिक्यूल्स की तरफ आएंगे जिनके अंदर ये ऑर्गेनाइज्ड या असेंबल होके प्रेजेंट हो। समझ आ गया ये पॉइंट? ठीक है। सो केमिकल फाउंडेशन को हम डिवाइड करेंगे 4 बायोमोलिक्यूल्स के। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि केमिकल फाउंडेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ये आइडेंटिफाई किया कि ये एलिमेंट्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में। सो हम केमिकल फाउंडेशन के अंदर इंट्रोडक्शन लेंगे 4 बायोमोलिक्यूल्स और वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इनको आपने अभी अंडरस्टैंड करना है केमिकल फाउंडेशन में कि आपके पास केमिकल फाउंडेशन में पहले 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स आ गए। उन 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स के बाद हमने अपने डिस्कशन को शिफ्ट किया कहां पे? 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इन सब बायोमोलिक्यूल्स में एक एक चैप्टर है आपके कोर्स का। तो अभी अगर मैं कोई चीज बताती हूँ तो आपको कॉम्प्लेक्स लगती है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो ये भी समझना कि दोबारा तो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैडम पढ़ा के चली गई है, बात खत्म। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स पे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे सारा कुछ आता है। तो नेवर। जो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी सिर्फ वो आपने देखनी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी यहाँ पे उनको होल्ड करूंगी और जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी तब मैं वो डिटेल से कवर करूंगी। ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। तो अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखिएगा कि ये चारों बायोमोलिक्यूल्स इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है जो हमने पढ़नी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि इस कोर्स में हमने केमिकल फाउंडेशन देखी। तो केमिकल फाउंडेशन में ये 4 बायोमोलिक्यूल्स आपकी इस पूरे कोर्स का जो है वो बेसिक कवर करेंगे और इसके साथ वाटर। ठीक है। इसके साथ एक और चीज जाएगी वो क्या होगी? वाटर। और आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री 2 को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एंजाइम्स का चैप्टर भी ऐड किया हुआ है। सो ये 6 to 7 चैप्टर्स होंगे जो इस कोर्स में हमने पढ़े। ओके। अब केमिकल फाउंडेशन में 4 बायोमोलिक्यूल्स को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगी? जैसे कि स्लाइड्स में आप लोगों को ये एक डायग्राम मिलेगी। लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। इन 4 बायोमोलिक्यूल से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, मोनोमर्स क्या हैं, ये किससे मिलके बने। ठीक है। सो मोनोमर्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स किस चीज से मिलके बनी होती हैं? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। मोस्ट ऑफ द लिपिड्स इस केमिकल कंपोजिशन पे पूरा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल की जगह एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, तो जब हम चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स की कंपोजिशन क्या है? दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी। प्रोटीन्स की बात करें तो ये किससे मिलके बनी है? अमाइनो एसिड। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो ये किससे मिलके बनी है? न्यूक्लियोटाइड्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये मिलके बनी है मोनोसैकेराइड्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की असेंबली होगी। और हमें ये पता है कि अगर कोई से 2 कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, असेंबल होते हैं, तो उनके दरमियान एक खास किस्म का बॉन्ड बनना जरूरी है। उसके बगैर असेंबली पॉसिबल नहीं है ना। सो वो बॉन्ड कौन सा होगा वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आगे जब हम लोग पढ़ें तो आप लोगों के लिए आसानी रहे। सो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को आपस में कंबाइन करने के लिए जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज ईस्टर्न लिंकेज।
ईस्टर लिंकेज क्या है, कैसे बनता है, ये मैं साथ साथ बताऊंगी। अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करने के लिए अमाइनो एसिड नंबर 1 और अमाइनो एसिड नंबर 2 को कंबाइन करने के लिए जो बॉन्ड होता है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन करने के लिए जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दिस इज फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। और मोनोसेकेराइड्स को आपस में कंबाइन करने के लिए जो बॉन्ड है दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इज इट क्लियर? ये पॉइंट सबको समझ में आया? बिल्कुल, मैं वो बताती हूँ। ठीक है, सो पहले मैंने बताया कि लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कंबाइन किसमें करना है? ईस्टर लिंकेज में। और जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कंबाइन हो जाएंगे, ईस्टर लिंकेज बन जाएगा, तो वो कौन से पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिपिड्स। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन्स को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? अमाइनो एसिड। और उनको कंबाइन करने के लिए कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड। और जब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बहुत से अमाइनो एसिड्स लिंक अप हो जाएंगे तो वो कौन से पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? न्यूक्लियोटाइड। और वो आपस में कंबाइन कैसे होंगे? फॉस्फोडाइएस्टर। और जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, तो वो एक्चुअली कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जब मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होंगे तो ये डाइसेकेराइड एंड देन पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दीस पॉलीसेकेराइड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये चीजें कुछ माइंड में रखनी है, साइड से आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से डायग्राम तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स गिवन है, किस पॉलीमेरिक फॉर्म में ये जा सकते हैं वो पॉलीमर गिवन है। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं भी लिखते, आप सिंपली चीजों को भी सिंपल वे से करते हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, और सुप्रामोलिक्यूलर असेंबली क्या है? कि लिपिड्स एज इट इज तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, लिपिड किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें लिपिड प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल में लिख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रोटीन्स अगेन जब बनेगी तो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगी ना, तो आप वहां पे मसल प्रोटीन्स की बात कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पे जैसे प्रोटीन सब यूनिट की बात कर सकते हो कि जैसे हीमोग्लोबिन की भी मैंने बात की, तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो एक जो चेन है वो एक सब यूनिट है। ठीक है, इसी तरह से अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हो तो न्यूक्लिक एसिड में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी वो चेन दूसरी चेन के साथ कंबाइन होगी और फिर सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? डीएनए या आरएनए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, सिंपल करना चाहो या कॉम्प्लेक्स करना चाहो, सब तो ये। अब एक एक एग्जांपल से मैं इन 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को आप लोगों के सामने लिंकेजेस के साथ क्लियर करूंगी और ये आप लोग साथ साथ मेरे जो है ना जॉब। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कहां से? लिपिड्स, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों का ना स्ट्रक्चर से फेमिलियराइज हो जाए। लिपिड्स के मोनोमर्स आप लोगों के सामने लिखे हैं। कौन कौन से मोनोमर्स हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल आपके पास एक ट्राइहाइड्रिकल कोहन है। ग्लिसरॉल की चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं और हर एक कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, तो 2 बॉन्ड्स रिमेनिंग है ना, उन दोनों पोजीशंस के ऊपर क्या चीज अटैच होगी? हाइड्रोजन। So this is the basic structure of ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल हो गया।
और इसे मैंने ट्राई हाइड्रेट कहा था क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा मोनोमर कौन सा चाहिए आपको? फैटी एसिड। फैटी एसिड के बारे में याद रखना है कि फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इनमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी फंक्शनल ग्रुप को एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है ना, ठीक है। सो इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है। वो हाइड्रोकार्बन चेन आपके पास उसमें 10, 12 कोई से भी कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं और नॉर्मली इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? आर के साथ। मैं आर से रिप्लेस नहीं कर रही, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पे आर इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन चेन। और आपकी आसानी के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे 3 कार्बन चेन ड्रॉ करूँ, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि बॉन्ड कहाँ पे बनते हैं, किन ग्रुप्स के दरमियान। तो ये एक फैटी एसिड है और ये एक ग्लिसरॉल है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? ईस्टर लिपिड। तो ये चीज आपकी फिंगर टिप्स से हो कि हमेशा जब भी एक कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कंपाउंड के अल्कोहलिक ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बने, यानी जब भी अल्कोहल और एसिड के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये लिख लें आप लोग अपने पास कि ईस्टर बॉन्ड हमेशा किन फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान बनना है? अल्कोहल एंड एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। सो लेट्स सी कि बॉन्ड बनेगा कैसे। ओके, अब मैं उन ग्रुप्स को यहाँ पे हाईलाइट करूंगी जो कि बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। लिविंग सिस्टम के अंदर इन बायोमॉलिक्यूल्स के दरमियान जब भी बॉन्ड बनता है ना, तो एक तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वो बॉन्ड या वो लिंकेज रिवर्सिबल है, यानी बन भी सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। कंडेंसेशन भी हो सकती है और हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। अगर तो बॉन्ड बनेगा तो इस स्टेप को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस स्टेप को क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में शायद आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हो कि ये वो रिएक्शंस होते हैं कि जब दो ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बनाने लगते हैं तो किसी स्मॉल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं। वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, अमोनिया हो सकता है, तो इस तरह का ग्रुप हो सकता है। लेकिन हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए स्ट्रक्चर में से कोई चीज एलिमिनेट जरूर होगी और जब बॉन्ड आपने वापस उसको ब्रेक करना है तो वो मॉलिक्यूल आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से हमें पता चल रहा है कि कौन सा बॉन्ड रिलीज होगा ड्यूरिंग कंडेंसेशन? वाटर मॉलिक्यूल। तो लेट्स आइडेंटिफाई कि बॉन्ड किन ग्रुप्स के दरमियान बने। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। फैटी एसिड का कौन सा ग्रुप यूज होगा? एसिडिक। और ग्लिसरॉल का कौन सा ग्रुप यूज होगा? अल्कोहल। सो अब होता क्या है, यहाँ पे ड्यूरिंग कंडेंसेशन ये ग्रुप रिलीज करता है प्रोटॉन और ये ग्रुप पूरे का पूरा क्या रिलीज करेगा? OH। अब अगर यहाँ से OH रिलीज हुआ, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ, तो ये OH और प्रोटॉन मिलकर क्या चीज बनाएंगे? वाटर। तो यहाँ पे एलिमिनेशन किसकी हुई? वाटर की। और किस किस ग्रुप की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई? कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी है? 4। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन का। तो अब ये ऑक्सीजन और कार्बन चूंकि अनस्टेबल हुए हैं तो ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो अब जो मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाऊंगी उसमें इस चीज को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनना है और वो बॉन्ड किससे बनाना है? ऑक्सीजन ने। उसके बाद आप कार्बन डबल बॉन्ड और ये वाली जो चेन है ये इस तरह से आती है। तो
ये जो बॉन्ड आपका बना है, दिस बॉन्ड इज ईस्टर बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बनने वाला नया बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है? ईस्टर बॉन्ड। और वो किन किन ग्रुप से बनाया है? ग्लिसरॉल के अल्कोहल और फैटी एसिड के कौन से ग्रुप ने? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ने। सो अभी आपके पास मोनोग्लिसरॉल या मोनोअसाइल ग्लिसरॉल बना, व्हिच मींस कि ग्लिसरॉल के सिर्फ एक कार्बन के ऊपर फैटी एसिड अटैच हुआ है। अगर दूसरे पे आएगा तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और अगर तीसरे पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, सो ये सिर्फ मैंने अभी समझाया है कि कंडेंसेशन कैसे होगी। इसकी डिटेल आप लोगों को स्लाइड्स में मिल जाएगी कि अगर तीनों पोजीशंस के ऊपर फैटी एसिड अटैच होने हैं तो तीनों स्टेप्स के ऊपर कंडेंसेशन के दौरान एक एक वाटर रिलीज होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग होंगे और कितने ईस्टर बॉन्ड्स बनेंगे? 3 ईस्टर बॉन्ड्स। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। सो अब अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने।